हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका 8वां सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उर्वशी रचना के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ। और इसके अलावा रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र और संस्कृत के 4 अध्याय ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो उर्वशी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन दूसरा। बात करें जो अब रामधारी सिंह दिनकर को प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में, तो 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो संस्कृत के 4 अध्याय इस रचना के लिए मिला था। 1959 में उन्हें पद्म भूषण मिला है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी रचना के लिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया में हुआ था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। वर्तमान में ये बेगूसराय जिला बिहार में है। जो दिनकर की प्रसिद्ध कविता है, सिंहासन खाली करो जनता आती है, एक ईबी या ब्लैंक स्थान है के बराबर है। तो ये 1024 पीबी के बराबर होती है एक ईबी। आंसर चौथा होगा। अब बात करें कंप्यूटर की जो मेमोरी की माप है उनके बारे में, इनका ये बढ़ता क्रम है जहाँ मैंने ये लिया है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है कंप्यूटर की माप की वो बिट होती है। बिट एक बाइनरी डिजिट होती है जिसमें 0 या 1 डिजिट होती है। देखिए जो 4 बिट्स के बराबर होता है एक निबल। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा गया सवाल है। तो 4 बिट्स के बराबर एक निबल होता है। 8 बिट्स के बराबर एक बाइट और 1 केबी यानी किलोबाइट। तो इसमें 1024 बाइट्स होती हैं। 1 एमबी में 1024 केबी और वहीं 1 जीबी में। तो यहाँ ऐसे ही जब बढ़ता क्रम आगे बढ़ेंगे तो ये क्रम लगेगा। तो यहाँ जब 1 जीबी लिखेंगे तो 1 जीबी के बराबर 1024 यहाँ एम बी होगा। ऐसे ही 1 टीबी में तो यहाँ 1024 ये जीबी होगा। फिर टीबी, फिर उसके बाद ईबी यानी एक्साबाइट और उसके बाद जेडबी यानी जेटाबाइट। फिर लास्ट में आएगा बाईबी। ये इसकी उच्चतम माप है, तो इसको योटाबाइट कहा जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया यूपी से इसे शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन यानी 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी और इस योजना को प्रतिस्थापित किया गया है। उज्ज्वला योजना 2.0 ने 2021 में इसकी जगह ले ली है। वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी हैं। सुरेश गोपी एक अभिनेता भी हैं। किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो यहाँ केल्विन में पूछा गया है। तो बात करें सेल्सियस पैमाने के बारे में, तो सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने को कंपेयर कराना होगा, उसके बाद ये निकलेगा। तो जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस को जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे, तो यह सेल्सियस -0/100 ये सेल्सियस पैमाने का फॉर्मूला है। बराबर में केल्विन माइनस के 273 आएगा बट्टे 100 से 100 कट जाएगा। और यह 4 जो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यह 4 रखेंगे सी की जगह। और ये जो माइनस में है 273 इधर आएंगे तो यहाँ 4 में जुड़ जाएगा, 277 बनेंगे। तो आंसर इसका तीसरा है 277 केल्विन। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? ब्रिटेन से ये लिया गया है। आंसर तीसरा है ब्रिटेन से। बात करें ब्रिटेन से और भी भारतीय संविधान में लिए गए प्रावधानों के बारे में, तो संसदीय शासन प्रणाली यहाँ से ली गई है। प्रधानमंत्री का पद और अधिक शक्तिशाली निचला सदन यानी लोकसभा और विधानसभा भी होती है निचला सदन, और एकल नागरिकता की अवधारणा, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनात्मक विधायिका, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली, विधानसभा अध्यक्ष और उनकी भूमिका, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, ये कुछ प्रावधान हैं जो ब्रिटेन से लिए गए हैं। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऊधम सिंह के द्वारा इसकी हत्या की गई थी।
तो आंसर तीसरा है ऊधम सिंह। बात करें ऊधम सिंह के बारे में, तो ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर की गोली मारकर हत्या की थी, जो भारत में पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नोट कीजिएगा, यह हत्या 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी। अंग्रेजों की हिरासत में रहते हुए ऊधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये 3 धर्मों से लिया गया नाम है, हिंदू, मुस्लिम और सिख। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसमें 8 देश हैं, तब भी 8 थे, अब भी 8 हैं। आंसर पहला है 8। बात करें सार्क के बारे में, यानी इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है और भू राजनीतिक संघ भी है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। सदस्य देश अफगानिस्तान, देखिए 8 अभी सदस्य देश हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान ही 2007 में इसमें शामिल किया गया था। जो इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें 7 सदस्य शामिल थे और अफगानिस्तान के अलावा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो याद रखिएगा भारत भी इसका सदस्य है। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? अबुल हसन, जो बांग्लादेश से संबंधित थे। 15वें महासचिव कौन है, यानी जो वर्तमान में हैं? तो गुलाम सरवर हैं, ये भी बांग्लादेश से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो प्रमुखतः पशु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक त्वची ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, संयोजित ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, और एक और चौथा वो तंत्र का ऊतक है यानी नर्वस टिश्यू। तो 4 प्रकार के होते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है ये पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, ये पौधों का ऊतक है। जो पौधों की ऊतक हैं उन्हें 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, एक मेरिस्टेमेटिक ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक फंगस, यानी निम्नलिखित में से कौन एक मृतजीवी कवक है? तो जो पेनिसिलियम है मृतजीवी कवक है। बात करें कवक के बारे में, तो पौधों में जहाँ सेलुलोज पाया जाता है वहीं कवकों में काइटिन होता है। कवक भी जानवरों की तरह विषमपोषी होते हैं, यानी वे अपने भोजन को खुद नहीं बना पाते हैं बल्कि दूसरे स्रोतों से लेते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, एक सहजीवी यानी सिम्बायोटिक, ये कवक दूसरे पौधों के साथ उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन, तो लाइकेन वहाँ ऑप्शन में था। परजीवी यानी पैरासाइट, तो ये कवक अपना भोजन जंतुओं और पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के ऊतक सदैव हानिकारक होते हैं, जैसे पैक्सीनिया और ऑस्टिलागो आदि। मृत्युपजीवी यानी सेप्रोफाइट, तो ये कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम और मोरचेला। ये प्रमुख मृत्युपजीवी कवक हैं। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? आंसर है दूसरा बुतरस घाली। बात करें यूएनओ के जो प्रमुख महासचिव हैं उनके बारे में, तो इसके पहले कार्यवाहक महासचिव बने थे जो कि ब्रिटेन से थे, लॉर्ड ग्लैडविन। प्रथम महासचिव ट्रेग वैली थे जो नॉर्वे देश से थे। इनका कार्यकाल रहा था 1946 से लेकर 1952 तक। छठे महासचिव बुतरस घाली थे जो यहाँ पूछा गया था और ये मिस्र देश से संबंधित थे, अफ्रीका महाद्वीप में हैं। 7वें महासचिव कोफी अन्नान बने थे, ये घाना देश से थे जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। नोट कीजिएगा, कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र 2001 के नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्त करता थे। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। इसके बाद जो ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है और चीमेज ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर भारत में सिंध बहती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत में बहती है यानी दक्षिण भारत में।
गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम स्थल इसका त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, महाराष्ट्र राज्य से। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के चेमायुंग ग्लेशियर से होता है, जो कि मानसरोवर झील के पास स्थित है, तिब्बत से। गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि वहाँ से इसका नाम भागीरथी के नाम से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के कैलाश पर्वत में सनोख्याबाब हिमनद से, जो ये भी मानसरोवर झील के पास स्थित है, तिब्बत में। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस की नीड अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। और बात करें जो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ये अंटार्कटिका पर स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। इसे 2008 में स्थापित किया गया था और स्वालबार्ड नॉर्वे देश में स्थित है। बात करें INDARC, तो ये भारत का दूसरा आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है और 2014 में इसे स्थापित किया गया था। INDARC आर्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला अंडर वाटर मोड वेधशाला है। तो आर्कटिक पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र हैं, वहीं अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास है, वहीं अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के पास है। किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो G20 की मेजबानी तब जापान के द्वारा की गई थी। बात करें अभी करंट के बारे में, तो पहले देखते हैं G20 के बारे में। तो G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ है। कुल मिलाकर इसके सदस्य देश या कुल मेंबर 21 हैं। जो अफ्रीकी संघ है इसका 21वां मेंबर है। इसका G20 का गठन किया गया था 26 सितंबर 1999 को। बात करें अब G20 के सम्मेलनों के बारे में, तो G20 का सम्मेलन जो 18वां हुआ था, तो ये 2023 में नई दिल्ली में भारत में पहली बार आयोजित किया गया था। तो भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था 2023 में, और 2023 में इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। 19वां G20 सम्मेलन अभी होना है, तो ये 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच रियो डी जनवरी में आयोजित किया जाएगा। ये ब्राज़ील का शहर है, तो ब्राज़ील में इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा। और 2024 में इस बार इसका विषय रहेगा एक न्याय संगत विश्व और एक स्थायी गृह का निर्माण। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, यानी ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। प्रथम सम्मेलन वाशिंगटन DC में अमेरिका में आयोजित किया गया था 2008 में। तो स्थापित किया गया है 1999 में, लेकिन पहला सम्मेलन हुआ था अमेरिका में 2008 में। तो ये करंट का पूछा गया सवाल था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो तब ग्राम रीड थे। अब बात करें अभी वाला, आपको याद रखना है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अभी मुख्य कोच क्रेग फुलटन हैं, जो जिम्बाब्वे देश से हैं। और कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह हैं, जो अमृतसर पंजाब से संबंधित हैं। इसका संचालन हॉकी इंडिया के द्वारा किया जाता है। हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी 20 मई 2009 को। और ये भी पूछा जाता है इसकी रैंक कि FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की वो रैंक कौन सी है? तो 5वीं है। ये अगस्त 2024 तक अपडेट है। भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में बात करें तो FIH विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान भारतीय महिला हॉकी टीम का 9वां है। हरिंदर सिंह इसके मुख्य कोच हैं, जो बिहार राज्य से हैं। सलीमा टेटे इसकी कप्तान है, ये झारखंड राज्य से संबंधित हैं। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ये गोवा राज्य में है। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। देखिए अन्य राज्यों उनमें भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। बात करें काली मिट्टी के बारे में, तो इसका उपनाम है रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी। इसमें उच्चतम प्रतिशत में ह्यूमस पाए जाते हैं, यानी पोषक तत्व। तो इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो 4 से लेकर 16% के बीच होती है। और फास्फोरस, अमोनिया यौगिकों का उच्च प्रतिशत होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो जो गाड़ी के साइड में लगा होता है,
यानी जो ड्राइवर के साइड में लगा होता है वो उत्तर दर्पण का उपयोग होता है उसमें। उत्तर दर्पण से बनी छवि हमेशा वस्तु से छोटी होती है, लेकिन जब हम वस्तु को दर्पण के करीब ले आते हैं तो छवि थोड़ी बड़ी दिखने लगती है। यही कारण है कि उत्तर दर्पण का उपयोग कार के साइड मिरर या सुरक्षा मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि पीछे के बड़े क्षेत्र को छोटा दिखाते हुए आसानी से देखा जा सके। उत्तर दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। सड़कों के मोड़ पर, एटीएम और बैंकों में इसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण के उपयोग होता है गाड़ी की हेडलाइट में। दंत चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं। सेविंग में, सोलर कुकर में, टॉर्च में। डॉक्टर आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL, जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में। बात करें PRL के बारे में तो यह अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। यह उदयपुर सौर वेधशाला और माउंट आबू इंफ्रारेड वेधशाला का भी प्रबंधन करता है। इसे स्थापित किया गया था 1947 में विक्रम साराभाई के द्वारा। स्थान कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। प्रथम निदेशक कौन थे? तो KR रामनाथन इसके प्रथम निदेशक थे। वर्तमान में निदेशक कौन है? तो अनिल भारद्वाज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न कंपनी की या महारत्न की श्रेणी में आता है? आंसर है IOCL। जो HL है, देखिए तब जो HAL है महारत्न कंपनी नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान में बन गई इसी साल। और जो BSNL है ये मिनी रत्न कंपनी है, और जो MTL है ये नवरत्न कंपनी है। अब बात करें महारत्न कंपनी के बारे में तो अभी वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की की सूची है तो उसमें 14 कंपनियां शामिल हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC। दूसरी है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी BHEL। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। और कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी PGCIL। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFCL। ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड यानी REC। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HL। देखिए वहाँ ऑप्शन में था, लेकिन तब ये महारत्न कंपनी नहीं थी। अभी 12 अक्टूबर 2024 से बन गई है। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी को 1947 से पहले। आंसर दूसरा है। अब बात करें स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो हसरत मोहानी भारतीय इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता यानी आज़ादी कामिल की मांग की थी, और इन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में इसकी मांग की थी जो 1921 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा या भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, और 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। यानी इसकी घोषणा 1929 में की गई थी, लेकिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। कांग्रेस ने 1930 से 1946 के बीच में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। फिर उसके बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है 1947 से। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC, इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये निजी क्षेत्र को करता है। सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो एक कर्मचारी इन्हें देता है सेवा। बहुराष्ट्रीय निगम है यानी कंपनियां, यानी बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां तो इन्हें सेवा नहीं देता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह होती हैं जो कि इनका जो व्यापार है एक देश से अधिक देशों में होता है, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का मुख्य काम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों
और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ देना है। और जो इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं उनका मासिक वेतन 21,000 रुपये से कम होना चाहिए। और विकलांग कर्मचारियों के लिए 25,000 रुपये तक रखा गया है। और इसकी स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1952 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है अभी? मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया के पास है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय भी उनके पास है। वर्तमान में इसके महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 2 मिनट का ये समय अंतराल होता है। आंसर चौथा है 2 मिनट। खगोल विज्ञान में जब हम सूर्यास्त का समय बताते हैं तो असल में यह समय वह होता है जब सूर्य का ऊपरी हिस्सा यानी सूर्य का ऊपरी किनारा क्षितिज से नीचे छिपने के 2 मिनट पहले का होता है। यानी सूर्यास्त का जो समय दिया जाता है वह उस समय के करीब 2 मिनट पहले का होता है जब सूर्य पूरी तरह से क्षितिज के नीचे चला जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। अकबर ने इसका निर्माण नहीं कराया था। शाहजहाँ मुगल वंश का 5वां शासक था। और बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला अकबर के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और 1656 में शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर सामग्री का इसमें उपयोग किया गया है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में कराया गया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का ही प्रवेश द्वार है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी के निर्माण इसकी स्थापना की गई थी राजधानी के रूप में अकबर के द्वारा 1571 में अकबर के द्वारा की गई थी। आगरा यूपी में ही। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा इसे पुनर्निर्मित कराया गया था 1565 से लेकर 1573 के बीच। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? आंसर है आग्नेय चट्टानें। और जो अवसादी चट्टानें हैं एक कंकड़, रेत और पत्थर इनसे मिलकर बनी होती हैं। तो और ये श्रेष्ठ चट्टानें कायांतरित चट्टानों का ही उदाहरण है। आग्नेय चट्टानें जिसे मैग्मेटिक चट्टान भी कहा जाता है, ये 3 प्रमुख चट्टानों में से एक है। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। यह चट्टान तब बनती है जब मैग्मा यानी जमीन के नीचे से पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ या लावा यानी ज्वालामुखी से जो निकलता है गर्म तरल पदार्थ ठंडा होकर जम जाता है। आग्नेय चट्टानें के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेवो। ऑब्सीडियन यानी कांच जैसी काले या गहरे रंग की चिकनी आग्नेय चट्टानें। अमीवेस यानी हल्की जर्जरी चट्टानें होती हैं। बात करें अवसादी चट्टानों के बारे में या सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कॉग्लोमरेट, नमक की चट्टान और शेलखरी आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। बात करें कायांतरित चट्टानों या मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में तो संगमरमर कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। क्वार्टजाइट ये भी कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। स्लेट, गनीस और श्रेष्ठ वहाँ ऑप्शन में दिया गया था तो ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। और बात करें अर्थ आवर प्रोग्राम के बारे में तो अर्थ आवर एक विश्वव्यापी अभियान है जिसे विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है। इसका आयोजन हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को किया जाता है। रात 8:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच 1 घंटे में इसका आयोजन होता है 1 घंटे के लिए। इस 1 घंटे में बिजली बंद करके लोग धरती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देते हैं। अर्थ आवर प्रोग्राम की शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से की गई थी। और अर्थ आवर डे 2024 की थीम है पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो सुंदरवन का डेल्टा है भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है।
देखिए, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलती हैं तो उसके बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह बाघों के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव के घने जंगल स्थित हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेते हैं। आंसर चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। बात करें धन विधेयक के बारे में तो धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा यानी निचले सदन से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा यानी उच्च सदन को भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन वो अपनी सिफारिश दे सकती है। और ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। या ब्लैंक स्थान है के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, तो 1964 में इसे अलग किया गया है। आंसर तीसरा है 1964 में। बात करें भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वर्तमान में बी अनंत नागेश्वर हैं के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 और 1951 में केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था और 1964 से इसे अलग कर दिया गया है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर है तेलंगाना राज्य का मथुरी लोक नृत्य है। बात करें तेलंगाना के बारे में, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो मथुरी यह तेलंगाना राज्य का लोक नृत्य है। यह नृत्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उमजी और इट्रा वैली जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है। इस जनजाति को कोप्पू लंबाडिस के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य में बुर्रा कथा यानी कहानी सुनाने की कला, छाया कठपुतली का शो, पेरनी शिव तांडवम यानी एक नृत्य शैली, घुसाड़ी नृत्य और कोलाटम यानी ये छड़ी का नृत्य है और बतकुम्बा जैसे लोक नृत्य और कला रूप शामिल हैं। राज्य के प्रमुख त्योहार हैं बोनालू और बतकुम्बा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली, वह अफगानी था। अहमद शाह अब्दाली जिसे दुरानी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसे आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक भी कहा जाता है। 1747 में उसे कंधार में एक सभा यानी जिसे लोया जिरगा कहा जाता था में अफगानों का राजा चुना गया था। वहीं उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पहले भी था और अब भी है। आंसर दूसरा है मध्य प्रदेश। अब बात करें सोयाबीन के बारे में तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। उत्पत्ति पूर्वोत्तर एशिया में हुई है, खासकर चीन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में सोयाबीन की खेती खरीफ की फसल के समय होती है और ये फलीदार एक पौधा है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन और रेशे की होती है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और ये तीसरे स्थान पर राजस्थान है। सोयाबीन में भारत का स्थान है सोयाबीन उत्पादन में 5वां और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर देश है ब्राज़ील। तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो डेविड रिकार्डो ने इसे दिया है। आंसर पहला है डेविड रिकार्डो। बात करें तुलनात्मक जो सुलाभ का सिद्धांत है एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे डेविड रिकार्डो के द्वारा 1817 में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो देश या व्यक्ति विभिन्न वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हों तो प्रत्येक को उसी वस्त्र का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उनकी अवसर लागत सबसे कम हो। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था?
तो भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुआ था। आंसर पहला है 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अधिकांश देशों ने इसी दिन इसकी सदस्यता ग्रहण की। भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना था, जबकि पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को अपने हस्ताक्षर किए थे इस पर। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि पोलैंड उस समय एक स्वतंत्र देश नहीं था। इसके हस्ताक्षर एक अंतरिम सरकार द्वारा किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके 51 सदस्य देश थे, इसलिए पोलैंड ने औपचारिक रूप से स्थापना के समय एक सदस्य के रूप में वो शामिल नहीं हुआ था। और एक सवाल यहाँ से ये आता है कि 26 जून 1945 को कितने देशों ने इसके संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो 50 देशों ने तब इस पर हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड ने बाद में किए हैं 15 अक्टूबर 1945 को। आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है? तो जो मंथली में महीने में आय मिलती है तो वो वेतन के रूप में मिलती है। ऐसे ही संबंध है व्यय का ईएमआई से। तो आंसर इसका पहला है वेतन। तो जो ईएमआई है, जो व्यय में ये भी शामिल होती है ईएमआई। जैसे ईएमआई की बात करें तो ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यह एक वित्तीय उपाय है जिसमें उधारकर्ता हर महीने की निश्चित तारीख को लेंडर को एक निश्चित रकम चुकाता है और इस रकम में लोन का मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। तो जो ईएमआई है ये भी व्यय में शामिल होता है। धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे के साथ है? देखिए, अंडा मूल पदार्थ है और अंडे से आमलेट बनती है। इसी प्रकार मूल पदार्थ है, जो मूल सामग्री है वो अयस्क से धातु बनती हैं। तो आंसर इसका पहला होगा अयस्क बनते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त होती है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो 2028 में इसका आयोजन होना है उज्जैन में। और बात करें कुंभ मेले के बारे में तो ये 12 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है। देखिए, जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 वर्ष बाद होता है, लेकिन जो पूरा कुंभ है यानी बड़ा कुंभ तो इसका आयोजन होता है 12 साल बाद। इसका आयोजन होता है 4 स्थानों पर। प्रयागराज यानी गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है प्रयागराज, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित है, यहाँ होता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत थे आदि शंकराचार्य को इस मेले की परंपरा का श्रेय दिया जाता है। 2028 में कुंभ मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगेगा और पिछला जो कुंभ मेला है 2016 में वो भी उज्जैन में ही लगा था। अर्ध कुंभ मेला फरवरी 2019 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किया गया था प्रयागराज में। अर्ध कुंभ मेला फरवरी 2025 में ये भी इसका आयोजन किया जाएगा प्रयागराज में। अर्ध कुंभ मेला केवल 2 स्थानों पर ही आयोजित होता है, एक हरिद्वार उत्तराखंड में और दूसरा प्रयागराज यूपी में। जो बड़ा कुंभ है वो 4 स्थानों पर उसका आयोजन होता है और इसका दो स्थानों पर। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है यानी लाई डिटेक्टर मशीन है? तो पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है और ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। आंसर तीसरा है। और बात करें जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उन उपकरणों के बारे में तो दूरबीन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को साफ और बड़ा करके देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोटोमीटर तो यह विभिन्न प्रकार के प्रकाश की ताकत को मापता है, जिसमें पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें और दृश्यमान जो हम देख सकते हैं और अवरक्त यानी इंफ्रारेड प्रकाश शामिल हैं। टेकोमीटर था तो टेकोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से किसी सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति यानी रोटेशनल स्पीड जैसे मोटर या अन्य मशीन में मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये घूर्णन गति को मापता है टेकोमीटर। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को इसका जनक माना जाता है। आंसर तीसरा है। जो कार्ल लिनियस हैं ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं जिनका काम जीवों के अध्ययन और नामकरण में बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने जीवों के लिए नाम रखने के लिए एक सरल और व्यवस्थित प्रणाली बनाई थी जिसे द्विपद नामकरण कहते हैं और इसमें हर जीव को 2 शब्दों का नाम दिया जाता है। जैसे होमो सैपियंस यानी इंसान का वैज्ञानिक नाम है। उनके इस योगदान के कारण उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है।
उन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और जो ऑप्शन दिए गए थे, ग्रेगर जोहान मेंडल, तो ये ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हैं। आधुनिक आनुवांशिकी विज्ञान के संस्थापक या आनुवांशिकता का पिता इन्हें कहा जाता है। लुई पास्चर ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। जीवाणु विज्ञान के पिता और सूक्ष्म विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। चेचक के टीके का आविष्कार इन्होंने किया था और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। जो आरबीआई है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे 1 अप्रैल 1935 को इसे स्थापित किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसका स्थापना की गई थी। इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। मुख्यालय मुंबई में वर्तमान में। पहले ये कोलकाता में इसका मुख्यालय था, 1937 तक रहा है। प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे जो ब्रिटिश बैंकर थे। प्रथम गवर्नर जो भारतीय मूल के थे तो ये सीडी देशमुख थे जो 1943 से लेकर 1949 तक इसके गवर्नर रहे थे। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर के हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे ये सवाल पूछा गया था 26 अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में 787 ज़िले हैं, 37 नहीं। टेस्ट क्वेश्चन आज के लिए, भारत के टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले कप्तान कौन थे?